जय हिंद साथियों, आज तारीख है 3 दिसंबर। तो आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। जो भी बड़ी खबर आपका इंटरनेशनल न्यूज हो या नेशनल न्यूज हो, जो बड़ी खबर बन के निकल के आता है हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करेंगे आज का महत्वपूर्ण सेशन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। तो चलिए पहले इसी को जानते हैं। देखिए, ये है ललिता अंबिका। फ्रांस का जो है सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर होता है, जो हाल फिलहाल में आपके प्रधानमंत्री या भारत के पहले प्रधानमंत्री के, ये कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए जो ये पुरस्कार मिला है, उसको भी दिया गया था। और ये रॉकेट वुमेन के नाम से जाने जाने वाली है ललिता अंबिका। ये जो है ना आपका मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो का था, ठीक है, उसके पूर्व निदेशक भी रही हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी जानना जरूरी है, ठीक है ना। और फ्रांस का एक दूसरा भी जो, ये तो सर्वोच्च सम्मान हो गया लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, और एक पुरस्कार है जो उसको भी दिया गया, वो भारतीय ही है, ठीक है। उसके भी बारे में है, हम लोग बिल्कुल भी आज बात करेंगे। देखिए, इसरो के बारे में या इसरो के इस तरह का उपलब्धि जो है आपको बिल्कुल भी जानना चाहिए। खास के फ्रांस के साथ हम लोग का जो भी रिश्ता है थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक ही चलता है। देखिए, मोदी जी गए हुए थे यूएई, तो वहां पे जो है इमानुएल मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, फ्रांस के, तो उससे जाके मिले भी थे, अभी बातचीत भी हुआ है। तो बहुत सारा हम लोग का जो है क्या होता है बायलैटरल जो रिलेशन है वो सारा चीज फ्रांस के साथ चलता है। तो सब चीज देख लेंगे। आईएमडी ये क्या होता है भैया? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, ठीक है। ये एक संस्था है, अमेरिकी संस्था है। इसके द्वारा कुछ आपका जो है रिपोर्ट यानी सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसने अभी जो है आपका कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया था। अभी फिर क्या किया है? प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल सूचकांक जारी किया है, जिसमें भारत को 49वां स्थान मिला है, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे। ये कुछ क्राइटेरिया है कि आपका जो है डिजिटल में कैसे आप कर रहे हैं, आगे का क्या भविष्य है, कितना जो है आपके यहाँ पे शिक्षा, इसको लेके आप अवेयर हैं, इन सब चीजों को मतलब मापती है, ठीक है। तो नंबर 1 में अमेरिका है, दूसरे नंबर में नीदरलैंड में, तीसरे नंबर में सिंगापुर में है, और हम लोग कितने नंबर पे हैं? तो 49वां स्थान पे है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग जान लेंगे। अब आइए देखिए, इसको बॉलीवुड की अभिनेत्री है, ठीक है, ट्विंकल खन्ना, अक्षय खन्ना की धर्मपत्नी है, जानते होइएगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी किताब, एक किताब तो नहीं, चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब हम पढ़े भी नहीं है कि ये किताब में क्या है, मगर चर्चा में बहुत ज्यादा ये किताब आ गई है, कुछ होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? वेलकम टू पैराडाइज। इस किताब का जो है विमोचन किए हैं, ठीक है, लॉन्च किए हैं। तो इसी के बारे में हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं। अब चलिए आइए, उत्तर प्रदेश में अभी आपका सत्र चल रहा है, ठीक है। उस सत्र में कुछ फैसला लिया गया है। जो भी महिलाएं जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की हो गई हैं, अगर वो बस में यात्रा करती हैं तो उसको क्या होगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसको मुफ्त यात्रा करवाया जाएगा, ठीक है। योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, है ना। तो योगी जी सब फैसला लेते रहते हैं जो महिलाओं के लिए ठीक ठाक हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है? देखिए, जीडीपी कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश का जो आपका विकास को अगर मापते हैं तो उसको मानते हैं किसको? जीडीपी को। अगर जीडीपी बढ़ा तो देश का विकास हो रहा है, जीडीपी घटा तो वो देश का विकास नहीं हो रहा है। और ये कब से चल रहा है भैया? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसको जो है आपका मान्यता मिला, ठीक है, कि जीडीपी के ही आधार पर किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि को मापने की पद्धति प्रचलन में आई। तो सब कुछ बात करेंगे ब्रेटन वुड्स से लेके आपका कुछ तक, ठीक है। सबसे पहले ये जीडीपी कैसे हुआ, जीडीपी क्या है, जीबीए क्या है, ठीक है। इसका जो है आपका जो अभी बोले ना आपका कि पहला 2 माह से पहला जो है आपका ये पहला क्वार्टर का, दूसरा क्वार्टर का, तो पहला क्वार्टर का पहले किया गया था, दूसरा क्वार्टर का जारी किया गया जीडीपी, ठीक है। तो सारा चीज बात करेंगे इसमें जीडीपी पे, बिल्कुल भी सब कुछ होगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए पहले यहीं से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या है भैया? ये है आपका, चलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पूर्व निदेशक। तो एक बात जान लीजिए भैया, ये जो है जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं ललिता अंबिका, ये क्या है? इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पूर्व निदेशक रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। अगर आपको पूछ दे कि ललिता अंबिका जिसको ये अवार्ड मिला है लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस सरकार दी है, वो कौन थी, तो क्या कहिएगा? इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के पूर्व निदेशक रहे हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। इसरो तो जानते ही इंडियन स्पेस रिसर्च आपका क्या बोलते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो इसरो को तो मालूम है, उसी के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था, उसी के पूर्व निदेशक रही है डॉक्टर बी आर ललिता अंबिका। उसको जो है क्या बोलता है कि किस देश का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। पहली बात है, कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, जो ये सम्मान दिया है। किसको भैया? बी आर ललिता अंबिका को। ये कौन थी? तो क्या कहिएगा? मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के निदेशक रही है। किसकी? इसरो का, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1969 में। इसको बखूबी आप लोग जानिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है। हमेशा बहुत बार बोले हैं, ठीक है, जब से चंद्रयान हो या आपका सूर्य मिशन हो या फिर गगन, जो भी है, हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दूसरी बड़ी बात निकल के क्या आपका आया है कि फ्रांस से पुरस्कार जो है ना
कई, जैसे हम लोग का होता है ना भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, तो दूसरी सबसे बड़ी जो नागरिक सम्मान है फ्रांसीसी, वो दिया गया भैया अर्सिया सत्तार को। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्सिया सत्तार को जो है फ्रांस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला है, उसका नाम है किंग ऑफ द आर्ट्स, किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। तो ये याद रखना है आपको, किंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर किसको मिला है? अर्सिया सत्तार। ये दूसरी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान है फ्रांसीसी। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो लीजन ऑफ ऑनर है। ये अपने प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है और ये पुरस्कार बहुत लोगों को मिला है। आपका ऐश्वर्या राय को मिला है, शाहरुख खान को मिला है, ठीक है, बहुत लोगों को मिला है। तो ये इसी तरह से आपका अर्सिया सत्तार को 2023 के लिए मिला है। तो ये बिल्कुल भी आपको एक राउंड फिगर बराबरी में समझ में आना चाहिए। अब देखिए एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं, इसरो के हैं, ठीक है, अभी अच्छा बाद में बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण। देखिए ये जो पुरस्कार मिला है आपको, किसको? बी आर ललितांबिका को। ये पुरस्कार ये इसरो के दूसरे वैज्ञानिक बने हैं पाने वाले। इससे पहले जो है एक आदमी थे आपके अध्यक्ष भी रहे, पूर्व अध्यक्ष रहे, एएस किरण कुमार को ये पुरस्कार मिल चुका है। कौन? लीजन ऑफ ऑनर। याद रखिएगा, अगर आपको ये पूछ दे कि इसरो के दूसरे वैज्ञानिक कौन है जो ये आपको पुरस्कार मिला है लीजन ऑफ ऑनर, पहले कौन थे? क्योंकि देखिए रिलेवेंट जो घटना आज का हो रहा है, आज का नहीं पूछेगा, उससे संबंधित चीजों को पहले का भी पूछ सकता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसरो के पहले वैज्ञानिक थे जिसको लीजन ऑफ ऑनर मिला है, वो कौन थे? तो पूर्व अध्यक्ष रहे एएस किरण कुमार है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वैज्ञानिक बने हैं कौन? बी आर ललितांबिका। चलिए आइए, पाने वाले दूसरे वैज्ञानिक सम्मान बने भारत और फ्रांस के बीच आंतरिक सहयोग और उनकी भागीदारी के लिए दिया गया है। कहेगा कि ये क्यों दिया गया, तो क्या कहिएगा? भारत और फ्रांस के बीच जो आंतरिक सहयोग है उनकी भागीदारी के लिए ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। चलिए, लीजन ऑफ ऑनर की शुरुआत कौन किया भैया? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए यहाँ पे आप जो है एक आपका की पॉइंट निकल करके आया, नेपोलियन बोनापार्ट 1802 में की गई थी। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा इसरो के बारे में बात करेंगे। ये मत जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट को जानिए, अभी एक मूवी भी आया बोनापार्ट करके, ठीक है। तो देखा गया है कि कैसे सेनापति कैसे होता है, जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति होते हैं पूरे यूरोप में। एक समय था, यानी कहने का मतलब है 1800 लेके 1815 तक, वाटरलू के युद्ध तक। चलिए बताते हैं सारा चीज, गड़बड़ हो जाएगा तो कहिएगा कि गड़बड़ हो गया। पहले सबसे पहले चलिए मैप ले लेते हैं। पहले मैप में आपको हम घटनाक्रम दिखा देते हैं कि ये कहां से निकले और क्या क्या हुआ, फिर जाके, क्योंकि मूवी भी आया है अभी चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी का डायरेक्टर को भी जान लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका चर्चा में बना हुआ है, तो इसी वजह से चीजें बता रहे हैं। चलिए देखिए, आइए ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा हम बढ़ाई करनी है। देखिए ये जो है ना, ये करके आपका ये फ्रांस है, ठीक है, ये बात जान लीजिए। पहले इसका चौथी जान लीजिए, ये आपका क्या है? फ्रांस है। क्या कहिएगा? ये आपका फ्रांस है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एस आकार का है, ये क्या है? आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहां से ऐसे करके इक्वेटर जाएगा, तो ऊपर में उत्तरी अटलांटिक, नीचे में दक्षिणी अटलांटिक। क्यों बता रहे हैं? कारण है, इसी वजह से याद रखिएगा। यहां से ऐसे करके इक्वेटर होकर जाता है, ठीक है। तो ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आइए, ये जो देख रहे हैं, ये वाला जो खाड़ी है, इस खाड़ी को हम लोग जैसे इंडिया का खाड़ी बोलते हैं ना, कि ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये अरब सागर है। तो इसी तरह से यहाँ भी जो खाड़ी बना है, खाड़ी, इस खाड़ी का नाम क्या है? तो क्या कहिएगा? बिस्के की खाड़ी। क्या कहिएगा? बिस्के की खाड़ी, ठीक है, बिस्के की खाड़ी है। ये याद रखते चलिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी कर देंगे। बिस्के की खाड़ी है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आपका, ये भूमध्य सागर है। ये क्या कहिएगा? इसको भूमध्य सागर कहिएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर बॉडी अगर कोई भी कंट्री का जान ले रहे हैं तो सब कुछ क्लियर है। ये भूमध्य सागर है। ये बात कब की है? नेपोलियन की बात कर रहे हैं हम। चलिए, नेपोलियन कब भैया जन्मे? तो क्या कहिएगा? 1769 में जन्मे। कहां पे जन्मे? देखिए ये जो भूमध्य सागर देख रहे हैं ना, ये इटली है। इस क्या है? जॉर्जिया मेलोनी वाला इटली है। ये आपका सिसिली द्वीप है, यहाँ पे आपका सर्डेनिया है, और ये आपका कोर्सिका द्वीप है, ठीक है, ये सर्डेनिया द्वीप है। और ये कोई भी आपको पूछ दे कि कोर्सिका द्वीप, सर्डेनिया द्वीप कौन सा सागर में थे, क्या कहिएगा? अटलांटिक महासागर नहीं बोलना है, क्या कहिएगा? ये भूमध्य सागर है। और ये लोग जो है उस टाइम जब नेपोलियन बोनापार्ट के जो पिता थे कार्लो बोनापार्ट, यहीं के थे, ठीक है। यहाँ पे लोग का बहुत दिखाया है मूवी में, देखिएगा तो समझ में आएगा। बहुत लोग संघर्ष किया, जो भी चीजें हैं, फाइनली जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है पिता है वो थोड़ा सा गद्दार निकल जाता है और फ्रांसीसी के साथ मिल जाता है, और फाइनली नेपोलियन को पढ़ने लिखने के लिए फ्रांस भेज देता है, और बाद में इस पर अधिकार भी कर लेता है, और इसको स्वतंत्र के लिए जो लड़ाई करता है वो फाइनली अंततः इसका मृत्यु हो जाता है। बस इतना मोटा मोटी बात जान लीजिए। तो ये है आपका क्या? कोर्सिका द्वीप। तो नेपोलियन कहां पैदा हुआ था? तो क्या कहिएगा? कोर्सिका द्वीप पे पैदा हुआ था। ये आपको बिल्कुल भी जानना है, कोर्सिका द्वीप में पैदा। और ये कहां पे पड़ता है? तो भूमध्य सागर में। ये भूमध्य सागर पर है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो सर्डिनिया द्वीप है। तो दो द्वीप को याद रखना है, कोर्सिका, सर्डिनिया और सिसिली। तो सिसिली इधर है, कोर्सिका यहाँ पे, सर्डिनिया। तो ये कोर्सिका उस समय में क्या था? फ्रांस में मिल गया था, और यहीं पे पैदा हुए थे कौन? क्या कहिएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर क्या हुआ? इसका पढ़ाई लिखाई यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये आए
और चलिए इतना सारा कुछ नहीं जानेंगे, बस डायरेक्ट मुद्दे में आइए। बहुत कुछ हुआ, नेपोलियन अपना जो है अपने आप को दिखाने के लिए बहुत कुछ मिथ वाला काम बहुत किए हैं, ठीक है। सर्वोच्च सेनापति तो थे ही, मगर पेंटिंग हो, लिटरेचर हो, इस पे जो है ना पूरा एक अधिकार कर लिया था, हर जगह अपना प्रशंसा बहुत करवाए हैं नेपोलियन, ठीक है। तो ये गद्दी में कब बैठते हैं तो क्या कहिएगा, ये गद्दी में बैठते हैं आपका 1804 में बैठते हैं, ठीक है। अब उससे पहले ही ले लिए थे क्योंकि कमांडर बन गया था, सेना का सर्वोच्च सेनापति बन गया था, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा सत्ता के बहुत भिखारी था, अपना ताज जब माथा में अपने से लगाए थे, ठीक है। तो फ्रांस के गद्दी पे बैठे 1804 में, उस टाइम यहाँ फ्रांस के राजा लुईस 16वां थे, ये बात आपको, और उसी के गड़बड़ी की वजह से ये सारा चीज हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1804 में बैठे और आपका 1815 तक ये आप रहे। तो इस बीच में जो है ना ये वाला, ये जो देख रहे हैं आपका, ये जो है ये वाला जो देख रहे हैं आप, चेक गणराज्य है, छोटी छोटी जितना भी देश है यहाँ पे, बाल्कन देश है, ठीक है। ये जो है ये सारा चीज पे ये अधिकार कर लेते थे। फाइनली ये जो इधर तक आ गए थे, किधर तक, इंग्लैंड तक। इंग्लैंड को भी सुकून नहीं दे रहा था, तो सब मिल करके इसके साथ क्या किया, लड़ाई किया। इस लड़ाई का नाम वाटरलू का युद्ध है। तो वाटरलू का युद्ध आप क्या कहिएगा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था भैया, ये आपका 1815 में हुआ था, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारा छोटा मोटा युद्ध हुआ, हम उतना नहीं जाएंगे, मोटा मोटी चीज जान लीजिए। कोर्सिका वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में। फिर इसको एक बार कैद करके यहाँ पे आप एक एल्बा द्वीप है वहां पे रखा गया, फिर यहाँ से भाग गया। भागने के बाद फिर यहाँ आया, फिर लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद सबसे बड़ा लड़ाई आपका वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 में। फिर जो है युद्ध होने के बाद इसको यहाँ से उठा करके कहाँ पे लगा दिया, रख दिया यहाँ पे आके, यहाँ से उठा करके देखिए आप इधर आइएगा ना, ये आपका जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे में यहाँ पे अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आपका एक सेंट हेलेना द्वीप है। कौन हेलेना द्वीप कहिएगा, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, सेंट हेलेना द्वीप बहुत बार पूछता है, तो क्या कहिएगा, सेंट हेलेना द्वीप कौन सा महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, और फ्रांस से बहुत दूर यहाँ पे ला करके इसको रख दिया, और 1821 में इसका यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन संबंधित, क्योंकि मूवी भी आया है और अक्सर यही होता है, ठीक है। कोई भी चीज चर्चा में रहता है तो उससे संबंधित चीजों को मिला के पूछ देता है, आदमी को समझ में नहीं आता है। तो उसका मृत्यु कहाँ पे हो गया, सेंट हेलेना द्वीप, ये कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। कब हुआ, 1821 में। और पैदा कहाँ हुए थे, कोर्सिका द्वीप में, ठीक है। कोर्सिका द्वीप में पैदा हुए, सब जन्मे, फिर फाइनली। अब देखिए ये थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए भारत में क्या है ना, ये जो है मालूम है, ये जो इंग्लैंड जो है आपका, जो यहाँ पे जो यूके देख रहे हैं, इंग्लैंड के साथ फ्रांस का बनता नहीं था, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा प्रतिस्पर्धा रहा, और फाइनली जो भी युद्ध हुआ इसी को लेके हुआ। तो नेपोलियन जो है क्या किया ना, इधर से इटली होते हुए, मिस्र होते, ये आपका यूनान होते हुए, मिस्र होते हुए यहाँ पे भारत आना चाह रहा था, क्योंकि भारत में उस टाइम कौन बैठा था यहाँ पे, ये वाला कर्नाटक केरल वाला एरिया में आपका यहाँ पे टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान को बिल्कुल भी आप लोग जानते होइएगा, किसका पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था। और ये 1799 का युद्ध में आपका जो है मैसूर युद्ध हुआ था 98-99 में, उसी में मारा गया, ठीक है। अंग्रेज के साथ इसका भी नहीं बनता था, अंग्रेज का कट्टर दुश्मन था, और जैकबन क्लब के सदस्य भी बनने वाले थे कौन, टीपू सुल्तान। भारत का एक ऐसा शासक रहा है टीपू सुल्तान जिसका फ्रांस नेपोलियन के साथ अच्छा संबंध रहा, और ये यहां से आकर के नेपोलियन निकल भी चुका था, मगर मिस्र में हार गया, इसके कारण यहां नहीं पहुंच पाया। अगर यहां पहुंचता टीपू सुल्तान से मिलकर के यहां से जो है अंग्रेज को, यानी ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से निकालने का पूरा पूरी प्लान था, किसका, अपना नेपोलियन का। मगर मिस्र में यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होगा, उसका सेना भागने लगा, ठीक है। और नेपोलियन हाव ज्यादा देते थे, ठीक है, उसका हाव ज्यादा है, काम कम है, ठीक है। वही चीज दिखाया है, फाइनली बात भी वही है, ठीक है। तो ये नेपोलियन से संबंधित जो भी चीजें हैं आपको याद रखना है। इसी के द्वारा 1802 में ये पुरस्कार प्रारंभ किया था, जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर। क्या कहिएगा, लीजन ऑफ ऑनर किसके द्वारा, इसी के द्वारा। इसका जो है एक कोट शुरू नेपोलियन कोट था, ये बहुत उसका महत्वपूर्ण था नेपोलियन का, याद रखिएगा। बहुत बड़े सेनापति थे, तो भारत में किसके साथ कहिएगा संबंध था, तो क्या कहिएगा, मैसूर जो था यहाँ पे, मैसूर राज है, उसके साथ अच्छा संबंध था। टीपू सुल्तान का ये आ भी नहीं पाया और उसका मृत्यु भी हो गया। फाइनली ईआईसी या अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोई भी ये चीज नहीं कर पाए, और वाटरलू का युद्ध जब हुआ, हार गया, तो इसका खेले खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जितना चीज भी बताए हैं आपके लिए, ये सारा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप बिल्कुल भी जान के चलना है, ठीक है। देखिए फ्रांस से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, यहाँ पे हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमानुएल मैक्रोन है, ठीक है ना। फ्रांस के साथ हम लोग का बहुत सारा रक्षा डील हो या कोई भी डील हो, हमेशा चलता रहता है। तो जितना भी सारा चीज बताए हैं आपको याद करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया मेरे हिसाब से। चलिए आइए, ये क्वेश्चन क्या है, वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही। तो क्या होता है दूसरी तिमाही, ठीक है। तो पहले ये जानिए विकास दर कितनी रही। तो पहले विकास दर आपको बताते थे, विकास दर भैया रहा 7.6। अनुमान कितना लगाया गया था, 6.7। अनुमान था कितना, ये क्या कहिएगा, अनुमान कितना था भैया, अनुमान था
6.7, मगर पढ़ा क्या किया 7.6। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जीडीपी को किताब के भाषा में समझते होंगे, या फिर जीडीपी का क्या हुआ नहीं। देखिए कोई भी चीज का पृष्ठभूमि जान लेते हैं ना, तो फिर आपको आपके लिए ये सब चीज हलवा है, अर्थव्यवस्था हलवा है, ठीक है। पर उसको जानना पड़ेगा पहले कि ये आखिर में है क्या, ये किस चीज का मेजरमेंट करता है। तो सुनिए, दूसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ कि एक साल में 12 महीना हुआ ना जी। 12 महीना में अगर हम क्या करेंगे, तीन महीना का, अगर तीन महीना का अगर हम काट लें तो 12 महीना में 4 के 12 तो हो ना गया जी। तीन महीना का हो गया तो कितना 4 काट और हुआ। तो क्या कुछ दूसरी तिमाही का बोल रहा है कि यानी 3 महीना का विकास दर निकला। अब कब का निकला है भैया, तो अभी का नहीं, जो पिछले जो वित्त वर्ष गया यानी 22-23, ये 23-24 का है ना, 2022 और 23 का वही दूसरी तिमाही में जितना जीडीपी था कितना था भैया, क्या बोल रहा है कि भैया 7.6% बढ़ा, यानी उसमें 7.6 ऐड कर दीजिएगा तो मतलब जो दूसरी तिमाही में वित्त वर्ष 2022-23 में जो रहा था उसका तुलना किया जाता है, ना कि पिछले वाला। ये नहीं कीजिएगा कि पहला तिमाही था उसके बाद ये दूसरा तिमाही का उतना बढ़ा, नहीं, पिछले वित्त वर्ष हमेशा जब भी तुलना किया जाता है पिछले वित्त वर्ष का तुलना किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो 2022-23 की तुलना में जो उस टाइम का जो दूसरी तिमाही आपका अब जीडीपी वृद्धि दर था उससे कितना परसेंट अधिक है, 7.6% अधिक है। अब देखिए जीडीपी वृद्धि दर कैसे निकालता है, इसमें क्या करता है ना, देखिए जीडीपी 2 प्रकार का होता है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, और एक होता है आपका रियल जीडीपी। तो ये क्या करता है ना, रियल जीडीपी से मुद्रास्फीति को घटा दीजिएगा। अगर हम रियल आपका क्या कहिएगा, अगर रियल जीडीपी से अगर आप मुद्रास्फीति घटा दीजिएगा तो आपका कौन सा चीज निकलेगा, तो क्या कहिएगा, जीडीपी वृद्धि दर निकलता है। तो याद रखिएगा ये आपका 7.6% है। चलिए पहले जीडीपी के बारे में थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए ये जीडीपी क्या है, ये सारा चीज में तो फिर मेहनत बेकार हो जाएगा। देखिए ये जीडीपी क्या है, जीडीपी मतलब हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या कहिएगा, ये आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ये कहां से निकल के आया, देखिए ये जीडीपी कहां से निकल के आया। जीडीपी क्या होता है कि सबसे पहले 17वीं, यानी आप 17वीं नहीं कहिए, 18वीं कहिए, ठीक है, 18वीं सदी के अंत में इस शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद ये चलन में आया। उसके बाद ये जो है 1934 में आई है। कब आई है, 1934 में। एक आपका क्या थे, अमेरिकन, क्या कहिएगा, अमेरिकन अर्थशास्त्री थे, क्या कहिएगा, अर्थशास्त्री थे। इस बंदा ने क्या किया भैया, अर्थशास्त्री थे कुजनेट्स, क्या नाम था उसका, कुजनेट्स। ये नाम याद रखिएगा, आपको बहुत जगह पूछने जा रहा है, ठीक है। ये क्या नाम था, इसका नाम था कुजनेट्स। इसके द्वारा जो है इस शब्द को क्या किया गया, आपका चर्चा में रखा गया। मतलब इसके द्वारा इस शब्द को जो है बहुत ज्यादा मान्यता भी मिला, और आगे चल करके यही आपका जो है आगे जीडीपी आपका आधार वर्ष बना। और ये क्यों बना, देखिए उसके 1934 में तो ये प्रचलन में आ गया, किसके द्वारा, अमेरिका अर्थशास्त्री थे कुजनेट्स के द्वारा, ठीक है, 1934 में। उसके बाद वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45, आप लोग जानते हैं पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो इसी बीच में आपके निकल में आता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जानते हैं ना, ये कहां पे हुआ था भैया, ये आपका वुड्स सम्मेलन आपका कहां पे हुआ, 1944 में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, अमेरिका में था, ठीक है। इससे निकल के आया आपका, क्या निकल के आया भैया, यहां से निकल के आ गया आपका आईएमएफ जानते हैं ना, जो क्रिस्टिना जॉर्जिवा जिसके क्या है प्रमुख है, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक, यहीं से निकल के आया कि पूरे अर्थव्यवस्था को कैसे, विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी में लाया जाए, क्या किया जाए। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले जीडीपी के बारे में बात निकल के आया कि किसी भी देश का, यानी देश के अर्थव्यवस्था को मापने का जो आपका पद्धति को जो मान्यता दिया गया वो आपको जीडीपी, कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम जिस पद्धति पे मापेंगे वो पद्धति क्या होगा, जीडीपी के आधार पर मान्यता दिया जाएगा, ठीक है, उसका जीडीपी निकाला जाएगा, उसके बाद उसको मानना था। तो 1944 के बाद आपका जीडीपी इस दुनिया में, यानी जो भी लोग अभी जो मापन करते हैं यही से करते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। ब्रेटन वुड के बारे में और एक बार बताए थे, अभी समय का अभाव है, नहीं तो यहाँ से आपको बताते कि वर्ल्ड बैंक में जो है आपका 5 संस्था है, आईएमएफ का क्या काम है, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, इसमें जो है आपका बहुत सारे 5 बताते हैं, मीगा है, आईएफसी है, बहुत सारे हैं, तो भी लेट लगेगा। चलिए आइए पहले आज जीडीपी को बताते हैं। अब देखिए जीडीपी क्या है, यहाँ तक जीडीपी का इतिहास तो समझ गया कि जीडीपी आया कहां से भैया, ये आप समझ गए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में ये चीज करना जरूरी था। अब देखिए जीडीपी का कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश का, यानी किसी भी देश का जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, जो भौगोलिक स्थिति के अंदर किसी भी देश का एक समय अवधि होना चाहिए, और ये 1 साल ही माना जाता है, ठीक है, एक तय समय अवधि में एक मतलब फिक्स समय होना चाहिए। तय समय अवधि में उत्पादित आपका जो है कुल जो उत्पादन करते हैं, जो
एक तय समय में, मान लीजिए कि एक साल में मेरा भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे हम लोग का है ना कन्याकुमारी से लेके आपका कहां पे ऊपर तक, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक तय समय में भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित समस्त मतलब उत्पादित जो है कुल वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही आपका क्या होता है, जीडीपी होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि ये मान लीजिए देश है, इस देश में एक साल के भीतर जो हम क्या करेंगे, कुल उत्पादित जितना भी हम उत्पाद किए हैं, कुल उत्पादित जितना भी मेरा उत्पाद है, कुल उत्पादित वस्तु और सेवा, वस्तु हो सकता है और सेवा हो सकता है, ठीक है। वस्तु और सेवा का कुल मौद्रिक मूल्य, जो उसका कुल मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, कुल मौद्रिक मूल्य है, ठीक है, जो मौद्रिक मूल्य है, कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ये आपका जीडीपी हो गया। अब जीडीपी को आप और एक ठेठ भाषा में समझ सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है, जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, सकल क्या क्या लिख रहे हैं भैया, सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद, देखिए सकल का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना सकल है, यानी कहने का मतलब है कि सकल का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी देश में आपका जो है जो भी उत्पादित होता है, उत्पादित हुआ ना, कि मान लीजिए वो उत्पादन क्या हो सकता है, आप उपभोग कर सकते हैं, आप कंज्यूम कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर आपका कुछ संपत्ति हो सकता है, ये सब क्या है। तो ये क्या है ना कि इसको मापने के लिए आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं हो, मतलब आप उसको मापने में आसानी हो, वही आपका सकल हो गया। ये सारा चीज का माप किया जाता है, ठीक है। घरेलू का मतलब क्या होगा कि आपके देश के सीमा के अंदर, यानी जो देश है, देश का जो आपका ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी चीज का क्या हो जाएगा, उत्पादन होगा, वो घरेलू होगा। मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी है, भारत में आकर के अपने कंपनी लगाया और कार यही बेचा, तो वो क्या हो जाएगा, घरेलू कहलाएगा कि नहीं। हम लोग बोलते हैं ना हवाई जहाज में जा रहे हैं तो डोमेस्टिक कर रहे हैं, तो घरेलू हो गया। अब उत्पाद क्या है ये भी आपको क्लियर, उत्पाद कहने का मतलब है जो भी देश के भीतर, यानी देश में जो भी वस्तु का क्या हुआ, सेवा का जो भी क्या है, यहां पे आप क्या करते हैं, उसके द्वारा जो है आपका बेचा जाता है। यानी आप क्या करते हैं, बिक्री किए गए, जब आप कोई भी उत्पाद या सेवा का यहां पे देश के अंदर आप बिक्री अगर करते हैं, ठीक है, बिक्री जो करते हैं, ठीक है, वही आपका क्या हो गया, उत्पाद हुआ। अंतिम वस्तु के उत्पाद और सेवा का बिक्री किए जाने पर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद। आपका हिंदी में भी समझ में एक एक शब्द खोल के बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है कि जीडीपी हो गया। तो यही है आपका जीडीपी। जो भी देश में चीज उत्पादित होता है, वो सेवा हो या फिर आपका क्या हो, उत्पाद हो या कोई भी वस्तु हो, देश की सीमा के भीतर होना चाहिए। फिर उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई प्लस जी, किताब के भाषा में अगर रट के रखिएगा तो आपका आई प्लस जी प्लस क्या होता है, आई प्लस, हाँ आई प्लस इंडस्ट्री हो गया, भोग हो गया, कंज्यूम, सी कंज्यूम हो गया, ये क्या हो गया, एम यानी इंपोर्ट, ई माइनस एक्स यानी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ये हो जाएगा आई एक्स। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका जीडीपी निकलता है। तो ये जीडीपी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं या आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इतना सारा टर्म पता होना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या। देखिए अब एक जीबीए निकल के आया है। क्या निकल के आया है, जीबीए। ये क्या होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड। ये 2015 में, ये क्या कीजिएगा, 2015 में ये जो है आपका आया, मगर ये काम नहीं किया। इसमें क्या होता है ना, जो आपका मतलब इनपुट कॉस्ट होता है ना, जीबीए में इनपुट कॉस्ट और कच्चा माल का जो लागत है, अगर उसको आप निकाल देते हैं, यानी जो इनपुट कॉस्ट है और आपका कच्चा माल का लागत है, अगर उसको आप निकाल देते हैं, उसके बाद जो भी आपका उत्पादन होता है, वस्तु का और सेवा का जो उत्पादन होता है, वही आपका जीबीए कहलाता है। यानी क्या कहिएगा कि जीबीए, हम ऐसे आपको फॉर्मूला भी पूछ लेता है या ऐसे भी कि जीबीए में क्या शामिल है, तो क्या कहिएगा, इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल का जो आपका दाम है, ठीक है, उसको निकाल करने के बाद कोई भी उत्पाद, मतलब कोई भी वस्तु या सेवा का जो उत्पाद होता है, वही आपका जीबीए कहलाता है। ये 2015 से आपका प्रचलन में आया फाइनली, जीबीए और जीडीपी। और हम लोग का ये जीडीपी जो मापता है, ये क्या, तो क्या कहिएगा, इसको एनएसओ के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, अभी जो निकाला है। अब चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। ये किसके द्वारा मापा जाता है, एनएसओ के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। जीडीपी जो है, भारत सरकार का जो है जीडीपी निकालने का काम किसके द्वारा, एनएसओ। ये एनएसओ का ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, ठीक है। ये कब बना भैया, देखिए ये एनएसओ के बनने के पीछे रीजन है ये ना, पहले एक आपका क्या था, ये क्या था, पहले एक था आपका एनएसएसओ, ठीक है, और एक का आपका था सीएसओ। ये इसका स्थापना 1950 में हुआ था, ठीक है। इसका होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, और इसका होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना कब हुआ भैया, 1951 में हुआ। इस दोनों को क्या कर दिया भैया, ये दोनों को मिला दिया। कब मिलाया, 2019 में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसको मिला करके क्या कर दिया, एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल
ऑफिस। तो जीडीपी यूडीपी जितना भी चीज है इसको किसके द्वारा निकाला जाता है तो क्या कहिएगा, इसका आंकड़ा कौन निकालता था, एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये कब मिला था तो क्या कहिएगा, एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके कब 2019 में ये नाम कर दिया गया, और इसी के द्वारा आपका जीडीपी का आंकड़ा निकाला जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से सारा चीज आपको हम कट टू कट क्लियर कर दिए, आप कोई भी टेंशन होने की बात नहीं है। तो एक साल में, एक साल, अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक किसी भी देश में एक समय अवधि पे, एक समय तय समय में किसी भी इस कंट्री का क्या है, उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाएगा। तो भारत का जीडीपी क्या है भैया, 2022-23 का जो है आपका जो वित्त वर्ष था, देखिए एक होता है क्या रनिंग, एक होता है कि जो आपका बीत गया, जो बीत गया 22-23 में, तो उस टाइम जीडीपी विकास दर कितना था, 7.2 था। अभी और कुछ कुछ संस्था के भी द्वारा दिया गया है, वो भी आपको हम बताते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो 7.2% हो गया 22-23 का। अभी जो तिमाही है वो तिमाही में कितना रखा गया भैया, 7.6%। अच्छा खासा इसमें फिशरीज अच्छा खासा ये जो है आपका अभी बढ़ा है। ठीक है, और अनुमान कितना था, कितना 6.7, और पहला जो है पहला 3 क्वार्टर जो था उसमें कितना मिला था, तो 7.82% के हिसाब से ग्रोथ किया था। ठीक है, और ये 7.2 क्या है, तो ये 7.2 आपको बताते हैं, ये आपका है ना अर्थव्यवस्था में जो है पहला जो है 22 और 23 के लिए तो 7.2 बोल ही दिए हैं। ठीक है, ये तो आपको पहले बता चुके हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी आपको देख लेना है जीडीपी का आंकड़ा। और जीडीपी के साथ साथ जीबीए आपको पूछ लेता है, ये आपका कोई भी एग्जाम में पूछता है, तो फिर आप लोग को क्या लगता है कि ये क्या हुआ। तो पहला तिमाही में क्या करिएगा, 7.82% का वृद्धि, दूसरा तिमाही में 7.6%, कितना अनुमान रखा गया था, तो 6.7% रखा गया था, और 22-23 का जो है जीडीपी विकास दर कितना था, 7.2% था। तो ये 3 चीज होना चाहिए। अब देखिए क्या बताना चाह रहे थे, कुछ रेटिंग एजेंसी जैसे भारत सरकार, जैसे आरबीआई, जान लीजिए आरबीआई जो है कितना आपका जो है इस बार 23-24 के लिए कितना रखा है, तो क्या कहिएगा 6.5% रखा है। इससे पहले आपको आईएमएफ के बारे में बताए थे, आईएमएफ कितना रखा है, तो क्या कहिएगा 6.3 रखा है। वर्ल्ड बैंक जो है जीडीपी वृद्धि दर कितना रखा है भैया, वर्ल्ड बैंक भी 6.3 रखा है। उसके बाद अभी आपको बताए थे स्टैंडर्ड है ना, पुअर्स ग्लोबल बताया था ना, S&P 6.4 से घटा के 6 कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल भी याद रखना है, ये आरबी का है, ये आईएमएफ का है, ये वर्ल्ड बैंक का है, और ये आपका S&P का है। 6.4 से घटा के 6 कर दिया है, कितना 23-24 के लिए, और 23-24-25 के लिए कितना रखा है, 6.4 रखा है, कौन, S&P। तो ये रेटिंग, ये जीडीपी क्या है ना, किसी भी देश का आर्थिक गति को मापने का एक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, जो आपको बताए हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद कैसे लोग इस पर दिमाग लगाया कि नहीं भैया आर्थिक वृद्धि दर कैसे नापेगा। अब देखिए, अभी कोई कहेगा कि आपका प्रति व्यक्ति जो आय होता है जीडीपी कैसे निकालता है, तो क्या कहिएगा, जो नॉमिनल जीडीपी है ना, देखिए अभी जीडीपी तो बताया नहीं, जीडीपी 2 प्रकार का होता है। जीडीपी क्या कहिएगा, 2 प्रकार का होता है। ये कितना, 2 प्रकार का, 1 प्रकार का और 2 प्रकार का। एक होता है रियल जीडीपी, जो अभी हम लोग को बात कर रहे हैं, ये रियल जीडीपी बात कर रहे हैं। इसका आधार वर्ष कितना है भैया, तो 2011-12 है। ठीक है, ये याद रखिएगा 2011-12 है, और यूएन जो है 2018 वाला मानता है, और हम लोग किस पे निकालते हैं, 2011-12। तो ये रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि अभी का जो अर्थव्यवस्था अभी चल रहा है ना, उसी पे निकाल दी। तो क्या कीजिएगा, टोटल जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या को नॉमिनल जीडीपी से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका क्या कर निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल जाएगा। तो यही प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी हम लोग का कितना है, लगभग 2 लाख समथिंग 15,000 के करीब हम लोग का जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जीडीपी। अगर आपको कोई पूछे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी अभी कितना है भारत का, तो क्या कहिएगा, 2,18,15,000 ऐसी है, 2 लाख मान के चलिए। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, तो यही है। तो नॉमिनल जो अभी ये जो सारा चीज हम लोग निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, तो रियल जीडीपी। और वास्तविक किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर मापना है तो आप नॉमिनल जीडीपी मत कीजिए, नॉमिनल जीडीपी कीजिएगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको रियल जीडीपी जब भी बात करना है, रियल जीडीपी पे बात करना है। ठीक है, तो ये आपका चीज हो गया। तो जो भी चीज निकलेगा तो क्या कहिएगा, रियल जीडीपी भी निकलता है। नॉमिनल जीडीपी का यूज कहां करेंगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत कुछ हो गया है यहाँ पे, तो आपका पूरा जीडीपी का पूरा खेले खत्म कर दिए हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को किस राज्य के बसों में मुफ्त सेवा मतलब यात्रा की सुविधा दी गई है, तो क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी बजट रखा गया, बजट तो नहीं, एक अनुपूरक बजट कहते हैं, उसी टाइप का जो है रखा गया है। ठीक है, सत्र चल रहा है, तो वहां पे क्या कहा गया, 60 वर्ष से अधिक की जो भी महिलाएं होंगी उसको आपका क्या किया जाएगा भैया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है, और यहाँ पे बहुत सारी बस भी चलाया जाएगा। ठीक है, योगी जी का कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल आनंदी पटेल है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से यूपी सबसे बड़ा राज्य है, और आपका क्या कहिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता
चौथे बड़े राष्ट्र में आता है, मतलब राज्य में आता है। ठीक है, राष्ट्र बोल रहे हैं, गलती मिस्टेक को थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। ठीक है, बोलने के फ्लो में कुछ भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, चर्चा में रहा पुस्तक कौन है भैया? वेलकम टू पैराडाइज। ये वेलकम टू पैराडाइज को याद रखिएगा, अक्षय कुमार की धर्मपत्नी रही है। ठीक है, रही है नहीं मतलब है। ठीक है, ट्विंकल खन्ना उसी के द्वारा लिखा गया है बहुत। और एगो नीलांबू ये था ना, ये बताना चाह रहे थे हम, भुला गए। नीलांबू जो है ये आपका एक बुक था, किसके द्वारा? एस सोमनाथ के द्वारा लिखा हुआ, वो भी चर्चा में बना हुआ था। जो भी पुस्तक कोई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसी वजह से रखें, जो भी पुस्तक चर्चा में बना हुआ हो उसको तो बिल्कुल भी आपको याद रखना है। और अभी आपको बोले थे बुकर पुरस्कार जो मिला है भैया आयरिश लेखक को, उसका किताब का नाम क्या था भैया? प्रोफेट सॉन्ग। ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग को भी आपको याद रखना है, प्रोफेट सॉन्ग था उसका। ठीक है, और ये आपका नीलांबू कुदीचा करके नाम था। ठीक है, नीलांबू कुदीचा ही था, वो भी विवाद में बना हुआ था। ये एस सोमनाथ का लिखा हुआ है। ठीक है, एस सोमनाथ का है। और ये जो बता रहे हैं ये किसका है? आपका ट्विंकल खन्ना का है। अभी से कुछ दिन पहले कोई पेपर हुआ था, देखे थे। ठीक है, कोई अभिनेत्री के द्वारा ही, बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, हम बताए भी थे वो बुक। ठीक है, तो आपका पूछा हुआ था। तो कुछ अभिनेत्री का कोई बुक जो फेमस रहता है, ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाता है, इसी वजह से ये बिल्कुल भी। तो नीलांबू कुदीचा एस सोमनाथ का हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेट सॉन्ग बुकर पुरस्कार मिला है, तो उसको तो बिल्कुल भी जान लीजिएगा। ठीक है, वो किसका है भैया? तो जो बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन क्या है भैया? आगे का क्वेश्चन आइए, आगे बोलता है IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो क्या कहिएगा? देखिए, एक आता है ना आपका प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम लोग 40वां है, यहाँ पे डिजिटल लगा दिया है, तो क्या कहिएगा? डिजिटल रैंकिंग जारी किया जाता है किसके द्वारा? IMD के द्वारा। और भारत का स्थान कैवा है? तो 49वां स्थान है। प्रथम स्थान में USA है। कौन है? USA है। दूसरे में कौन है भैया? नीदरलैंड है भैया। नीदरलैंड को तो बिल्कुल भी याद रखेगा, अभी जानते हैं ना, आ गए हैं कौन? जो प्रधानमंत्री का नाम नहीं बताए थे, ये बोला कि अपने देश से जो है ना, जितने भी आपका जो है धार्मिक चीज, यानी मुसलमान को अपने देश से निकालेगा, पहला बात। दूसरी बात है कि वो जो है ना यूरोपियन यूनियन से अलग होगा। ठीक है, मतलब गिल्डर नाम था उसका, गिल्डर। ठीक है, तो गिल्डर के बारे में हम आपको बताए थे। दो आदमी बहुत जबरदस्त है अभी, एक गिल्डर है, ठीक है, और एक अर्जेंटीना के बने थे। अर्जेंटीना के कौन थे भैया? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं वो, उसका नाम है आपका, बड़ा बढ़िया नाम है भैया, हम भुला रहे हैं यार। वो जो है यूएस अमेरिका, जो अर्जेंटीना का जो मुद्रा था ना, वो मुद्रा को अब हटा दिया, बोल रहा सेंट्रल बैंक को डिसमिस, अब US डॉलर चलेगा यहाँ पे। ठीक है, US डॉलर चलेगा। तो ये दो चीज आदमी को, गिल्डर का नाम याद रखेगा। ठीक है, और हाँ, माइली, जेवियर माइली नाम था उसका। ठीक है, याद नाम कभी कभी मिस्टन, जल्दी याद, जेवियर माइली नाम था उसका। ठीक है, जेवियर माइली कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। इसके द्वारा US डॉलर अपना, अगर आपको पूछ दे कि हाल ही में किस देश जो है अपना मुद्रा को समाप्त करके US डॉलर अपनाया, तो क्या कहिएगा? जेवियर माइली, यानी अर्जेंटीना के बने हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के बारे में बताए थे यहाँ पे आपको। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वहां पे। ठीक है ना, तो ये हो गया। और यहाँ पे नीदरलैंड के कौन है भाई? गिल्डर बने हैं। ये भी जो है पुराने बहुत दक्षिणपंथी आदमी है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, धार्मिक मतलब चीजों पर बहुत विवादास्पद बयान देते हैं। ठीक है, पूरा यूरोप का राजनीति को हलचल कर दिए। तो ये दो आदमी को याद रखिएगा। तो वही 2 नंबर पे आपका नीदरलैंड है। और यही नीदरलैंड वाले हमारे देश में आए थे, जिसको हम लोग डच कंपनी के नाम से जानते हैं, पहले जो हॉलैंड कहलाता था। ठीक है, तो ये बात है। और ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग एक ही हुआ करता था। 1839 में ये दोनों मतलब तीनों चीज अलग हुआ था। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आपको याद रखना है। ये आपका अटलांटिक के तट पर इधर पड़ता है। ठीक है, अभी जाएंगे तो फिर लेट लगेगा। चलिए आइए, इस सूचकांक में कुल 64 देश शामिल किए गए हैं। ठीक है, डिजिटल प्रतिस्पर्धा में 3 मुख्य कारक परिभाषित करते हैं, जिसमें ज्ञान होता है, तकनीकी होता है, भविष्य होता है। देखिए, तकनीक का, देखिए भविष्य की तैयारी, ये कहने का मतलब है इसका भी उपविभाग होता है, ये सारे चीज को, क्योंकि आपके यहाँ पे जो डिजिटली है, कितना आप सक्षम है, ज्ञान कितना आप लोग को दे रहे हैं, आपके यहाँ पे कितना कुशल ज्ञान है। उसके बाद तकनीक है, आप जो है डिजिटली माध्यम, जैसे मेन ये AI की बात करता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो GAI हो आ गया है। ठीक है, ये तो और इससे स्मार्ट है। ठीक है, आप लोग पढ़ते होइएगा तो मालूम होगा, AI के बाद आप GAI होगा। तो आपके यहाँ पे जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना स्मूथ है, तकनीकी को कितना आप आगे का आपका भविष्य का क्या है। फिर आगे में क्या बोलता है कि भविष्य की तैयारी, इसको निपटने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या इसका उपविभाग है, बहुत सारा है। ये शिक्षा को, एजुकेशन को देखा जाता है, यहाँ पे बच्चे का क्वालिटी देखा जाता है, बहुत सारा चीज देखा जाता है। इसी पे जो है आपका ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। टोटल इसमें देश कितना है, तो क्या कहिएगा? टोटल 64 देश में से भारत को 49वां स्थान मिला है। 64 देश ही शामिल किया गया था, जिसमें नंबर में US है, दूसरे नंबर में नीदरलैंड और तीसरे नंबर में आपका सिंगापुर है, जो एशिया वाला सिंगापुर। ठीक है, ये सिंगापुर है। ठीक है, ये सिंगापुर को आपको याद रखना है। और भारत का स्थान 49वां है, तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछ लेता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, GDP, GVA, नॉमिनल GDP, ठीक है, रियल GDP, मेरे हिसाब से सब समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार देखिए, GDP UDP क्या है ना,
कि अगर आप इस तरह का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले उसके पृष्ठभूमि को जाइए, ये आया क्या, क्या जरूरत पड़ रहा कि लोग का उत्पादन क्या है, यानी उत्पादन आपके यहीं पे होगा, आपका एक सीमा रेखा में होगा, ठीक है। अगर यहीं पे होता है, यहीं पे कंज्यूम होता है, तो एक बेसिक समझ बना लीजिएगा, तो फिर आप इजीली चीजों को समझ सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग एक नया करंट अफेयर लेके महत्वपूर्ण, फिर हम लोग बात करेंगे।